हम उस वक्त तकरीबन शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की सरहद पर मौजूद थे। वादी शवाल का इलाका शुमाली वज़ीरिस्तान में आता है। अगर डेरा इस्माइल खान से वज़ीरिस्तान की हदूद में दाखिल हों तो कोट किला के बाद जो पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है वह अफगानिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाता है। रस्ते में जहाँ कहीं आबादियाँ हैं या तो वह पहाड़ी ढलानों पर बनी हुई हैं या पहाड़ियों में घिरी हुई वादियाँ हैं। शवाल वादी भी शुमालन जनूबन फैली हुई काफ़ी वसी वादी है जिसमें छोटी बड़ी काफ़ी आबादियाँ मौजूद हैं, जैसे गरबज, डाबर म्यानी, देर जवाल, सरे खावरे, दर निश्तर वगैरह। इसी में एक बड़ी आबादी अलाम खेल की भी थी जिसका मुशर या सरदार कबील खान था, लेकिन वो वहाँ कम ही मिलता था। वज़ीरिस्तान के हर सरदार के पास अपनी ज़ाती फौज होती है जिसे लश्कर कहते हैं। जिसके पास जितना बड़ा लश्कर हो वो उतना बड़ा सरदार होता है। और दुश्मन ममालिक की जो एजेंसियां उस इलाके में मसरूफ़ अमल हैं वो भी अमूमी तौर पर बड़े सरदारों ही को अपना आलाकार बनाने में दिलचस्पी लेती हैं। कबील खान पर बैक वक्त इंडियन, इसराइली और अमरीकी एजेंसियां खासी मेहरबान थी। इसकी कार्रवाइयों का दायराकार शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के अलावा पाकिस्तान के पुरअमन शहरों तक फैला हुआ। और यह तो उसूल है कि जितना बड़ा मुजरिम हो वो उतना ज्यादा ही अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करता है। शुरू में वो पाक फौज के खिलाफ दर पर्दा काम करता रहा, लेकिन चंद माह से वो खुल्लम खुल्ला सामने आ गया था। उसका ताल्लुक वजीर कौम से था, इसलिए वजीर कौम के काफी सरदारों ने उसके साथ इलाक किया हुआ था। मगर उसके लश्कर का हिस्सा सिर्फ वजीर कौम के जवान नहीं थे। गुर्बत, जहालत और माशरे में फैली नाइंसाफी के डसे हुए कई जवान और उधेड़ उम्र के अफराद जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते थे उसके लश्कर का हिस्सा थे। यूं भी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाली बड़ी कौमें जिनमें वजीर, मैसूद और दावड़ शामिल हैं सारे दहशतगर्द नहीं हैं। इन अक़वाम के बहुत से लोग तो पाक फौज, FC और रेंजर में शामिल होकर मुल्क व कौम की खिदमत में पेश हैं। इसके अलावा भी अक्सरियत ऐसों की है जो अमन पसंद और मुहिब वतन है और पाक फौज के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई को गलत समझते हैं। इसलिए यह सोच के वजीरिस्तान के तमाम लोग ही पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ हैं नहायत गलत और अदल इंसाफ के मुनाफी सोच है। देखा जाए तो दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। आज दजाली मीडिया ने दहशतगर्दी को फ़कत इस्लाम के साथ नत्थी किया हुआ है, हालांकि यह बात शवाहिद और दलाइल के बिल्कुल खिलाफ है। अलबत्ता ऐसे शवाहिद को ना तो मीडिया पर पेश किया जाता है और ना ऐसे दलाइल को लिबरल और मगरबी सोच रखने वाला पसंद करता है। मैं बजाते खुद दहशतगर्दों से कई बार रूबरू मुकाबला कर चुका हूँ, उनसे मिल चुका हूँ और इनके ख्यालात बड़ी बारीक बीनी से जान चुका हूँ। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस्लाम की मोहब्बत में ऐसा कर रहा हो। बैरून मुल्क बैठे दुश्मन अपने ज़रख़रीद लोगों को इस्तेमाल ही इस अंदाज में कर रहे हैं कि ख्वाह वो किसी भी मजहब मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, खुद को मुसलमान ही जाहिर करें। आजकल जिहाद और मुजाहिद का तो तस्वर ही ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि आज भी मुजाहिदीन का एक बड़ा गिरोह ऐसा मौजूद है जो इंडिया और अफगानिस्तान में कुफर से बरसरे बेकार है, लेकिन दुश्मन ज़रख़रीद लोगों के हाथों मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयाँ करवा कर मुजाहिदीन बनकर इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे, जिससे हमारा दजाली मीडिया चीख चीख कर कच्चे ज़हनों और कम इल्म लोगों के दिमाग में ठूंसता रहेगा। वरना मसाजिद में धमाके कराना, इमाम बारगाहों को निशाना बनाना, दरबारों में धमाके कराना यह किसी भी मसलक या फिरके की रूह से जायज़ नहीं है। और हैरानी होती है कि ऐसा करने वाले खुद को मुसलमान कहकर इकरार करते हैं और हम मान लेते हैं। अगर मुसलमानों ही ने यह सब करना होता तो क्या सिनेमा घर, क्लब, कंजर खाने और इस तरह की दूसरी जगह कम थी बम फेंकने के लिए? गो इस्लाम ऐसी जगहों पर भी धमाके करने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम फैसले का इख्तियार सिर्फ हुकूमत वक्त को देता है। एक इस्लामी मुमलिकत का सरबराह ही बेरारवी और फहाशी के अड्डों को कानून की रूह से बंद करने का हुक्म दे सकता है। इनफरादी तौर पर अफराद के पास सिर्फ तबलीग का हक है। ताकत का इतलाक सिर्फ खूनी रिश्तों तक ही महदूद होता है, वो भी उस वक्त तक जबकि वो बचपन या लड़कपन की उम्र में हो। उसके बाद जबरदस्ती का इख्तियार तो वहाँ भी छिन जाता है। यानी एक मुसलमान बाप इस बात का हक नहीं रखता कि बेटे के इस्लाम कबूल न करने पर उसे कत्ल कर, वो बस उससे कता ताल्लुक का हक रखता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे सीधे साधे अवाम इस्लाम ही का शऊर नहीं रखते। बैरूनी ताकतों के हथकंडे क्या समझेंगे? यहाँ तो एक ऐसा शख्स जिसकी शक्ल ही मुसलमानों की तरह नहीं होती, जो नमाज पढ़ना ही नहीं जानता, दूसरे कलमे को पढ़ते हुए 10 गलतियां करता है, वो पीर बनकर लोगों को बच्चे भी अता करता है, इनकी बिगड़ी भी बनाता है और इन्हें जन्नत के टिकट भी फराहम करता है। इसके नाम पर कट मरने वाले सैकड़ों हजारों मैदान में खड़े होते हैं। हम ऐसे जाहिल हैं कि एक आदमी का कोई अमल इस्लाम के मुताबिक नहीं, फिर भी हमारा रहबर और कायद है। खैर कहाँ तक रोया पीटा जाए, हिदायत देना तो अल्लाह पाक ही के हाथ में है। हम सुबह सवेरे ही D ब्लॉक से रुखसत हो गए थे। बैरेट M107 हमने वहीं छोड़ दी थी। सरदार को कलाशन के लिए ज़रूरत के मुताबिक गोलियां वहीं से मिल गई थी। पिस्तौल की गोलियां पहले ही से हमारे पास ज़रूरत के मुताबिक मौजूद थीं। D ब्लॉक के जनूब की सिमत से एक नाला गुजर रहा था।
जिसके बहाव का रुख मशरक से मगरब की जानिब। सफर के लिए हमने उसी नाले का रास्ता इख्तियार किया था। हमें कहीं पहुंचने की जल्दी तो थी नहीं, इसलिए हम दरमियानी रफ्तार से चलते रहे। डी ब्लॉक से नाले की तह तक चढ़ाई काफी दुश्वार गुजार थी। इसके बाद मगरब की सिमत में गैर महसूस ढलान थी। नाले की तह में हल्की मिकदार में पानी बह रहा था। नहायत साफ और शफाफ और ठंडा मीठा पानी था। हमने अपने पास मौजूद पानी की बोतलों में ताज़ा पानी भर लिया, क्योंकि कुछ मालूम नहीं था कि किस जगह पर जाकर पानी हमारा साथ छोड़ जाए। किलोमीटर 1.5 चलने के बाद एक रास्ता दाईं जानिब निकलता हुआ नजर आया। दाईं जानिब भी एक छोटी पहाड़ी मौजूद थी, जिस पर 2-3 घर बने नजर आए। यह रास्ता भी दाईं जानिब मौजूद पहाड़ी के दाएं हाथ आगे बढ़कर दोबारा उसी नाले से आन मिलता था जिसमें हम सफर कर रहे थे। हम आबादी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। राजा साहब, रात गुजारने के लिए कोई जगह भी नजर में रखनी है कि आगे किसी आबादी में रिहायशी होटल मौजूद नहीं है। मैंने तंजी अंदाज में पूछा, खान साहब, सूरज तलू हुए घंटा नहीं गुजरा कि तुम्हें रात गुजारने की फिक्र पड़ गई। उसने कंधे उचकाते हुए अपनी लांसनाइकी का रौब झाड़ा। लाजमी बात है, सीनियर होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि इंतजाम और इंसराम का खास ख्याल रखूं। इतना ख्याल अगर तुमने लिजोना का रखा होता तो आज 2 बीवियों के खामिंद होते। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो तुम्हें अपना राजदार बना लिया। वैसे खान साहब, एक बात मैं निहायत संजीदगी से कह रहा हूँ, इस बार छुट्टी जाते हुए मुझसे ATM कार्ड लेते जाना। मैं तुम्हें $5000 दे सकता हूँ और $5000 का मतलब है 5 लाख रुपए। जाते ही जापान जाने के लिए वीजे की दरख्वास्त दे देना। सयाती वीजा यकीनन चंद दिनों में मिल जाएगा। पासपोर्ट तुम्हारा यूं भी बना हुआ है, बाद के पछतावों से बेहतर है अभी कुछ कर लो। उसने अफसरदा लहजे में कहा, पहली बात तो यह है कि क्या पता लिजोना मुझे भूल चुकी हो। इतनी खूबसूरत लड़की को कई महबूब मिल जाएंगे। और दूसरी बात यह कि वो एक लम्हे के लिए रुको और फिर अपनी बात मुकम्मल करता हुआ बोला, शायद चंद दिनों तक मैं बाप भी बन जाऊं। बाप बनने की पेशगी मुबारक हो। बाकी रही बात लिजोना की, अगर उसे तुमसे मोहब्बत थी तो फिर तुम्हारे अलावा उसे किसी की भी जरूरत नहीं होगी। अभी इतना वक्त नहीं गुजरा कि वो तुमसे मायूस हो चुकी हो। मोहब्बत करने वाले इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आते। वो अपना फोन नंबर और पता तुम्हारे हवाले कर चुकी है। यकीनन 1.5 साल तो तुम्हारे फोन कॉल या खत का इंतजार करेगी। और बिलफर्ज वो किसी को अपना भी चुकी है, तब भी तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। कम से कम तुम्हारे पछतावों का तो खात्मा हो जाएगा। बाकी पैसे तो यूं भी मेरे खर्च हो रहे हैं। उसने फौरन मेरे आखिरी फिक्रे पर एतराज जड़ा। अभी से पैसों के ताने देना शुरू कर दिए। ताने नहीं दे रहा, तरगीब दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल कलां को तुम मजीद पछतावों का शिकार हो जाओ कि अब तो रकम की गैर मौजूदी का बहाना भी नहीं रहा। तुमने मुझे कश्मीरी चरवाहन की मुकम्मल बात नहीं सुनाई थी। दुखों को कुरेदने से कर भी हासिल होते हैं दोस्त। जान छुड़ाने की कोशिश ना करो राजा साहब। मैंने यह सवाल उस वक्त किया था जब मौत हमसे चंद कदम के फासले पर मौजूद थी, और उस वक्त अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो अब तो जवाब देना बनता है। उसके असरार को देखते हुए मैंने रोमाना की कहानी उसके सामने दोहरा दी थी। इसमें रोमाना ने किस जगह पर तुम्हें धोखा दिया है, जरा यह वजाहत भी कर दो। मेरी बात मुकम्मल होते ही उसने तंज़िया लहजे में पूछा, किसी की बीवी होकर मुझसे मोहब्बत का दावा करना कहाँ का इंसाफ है। क्या ये उस शरीफ आदमी से सरासर धोखा नहीं है जो उसका शोहर है। बात तुम्हारी हो रही है हजरत, किसी शरीफ आदमी को ना घसीटो दरमियान में। यार, मेरे इसकी जानिब मायल होने की वजह यह थी कि मेरी नज़र में वो कुंवारी थी। अगर वो किसी और के साथ बंधी हुई थी तो उसको मोहब्बत का खेल खेलने की क्या ज़रूरत। क्यों इसने मेरा जज्बाती इस्तेसाल किया। एक शादीशुदा लड़की को यह ज़ेब देता है कि वो किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत जतलाए, तो क्या एक शादीशुदा मर्द को यह ज़ेब देता है कि वो किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत जतलाए, खासकर उस मौका पर जब वो बाप बनने वाला हो। वो फौरन बात को अपनी जात की जानिब मोड़ गया था। हाँ, अगर उसने दूसरी लड़की को अपनी पहली शादी की इतला दे दी है तो वो उसे बगैर किसी झिझक के अपना सकता है। मर्द को दूसरी शादी की इजाजत शरीयत देती है, फिर इसमें भी शोबे की गुंजाइश कहाँ रही। हो सकता है चनारे बेगम उसे कबूल न करे। सरदार ने अंदेशा जाहिर किया। अब तो यूं भी हमारे प्यार की निशानी बेटे या बेटी की सूरत में इस दुनिया में आने वाली है। इस बारे में क्या कह सकता हूँ। मुझे तो बस इतना मालूम है कि तुम लिजोना को बहुत ज्यादा चाहते हो, इतना कि मौत को करीब पाकर भी तुम्हें लिजोना को ना पाने का दुख न भूल सका। और दूसरी शादी में रुकावट पहली बीवी की वजह से पड़ती है, औलाद की वजह से नहीं। अच्छा, तुम कब चौथा धोखा खाने का इरादा रखते हो। उसने शरारती अंदाज में मशवरा देते हुए कहा, बेहतर तो यही होगा कि कैप्टन जेनिफर के पास अमेरिका चले जाओ। वो अजरती कातिल के तौर पर अमेरिका में अपनी थाक बिठा दो। यूं भी उन्होंने तुमसे अमेरिकी ही मरवाने होंगे, तो मारते जाओ। मेरा तो ख्याल है अमेरिकियों को मारने पर तुम्हें अजर ही मिलेगा। यह फतवे अपने पास रखो हजरत। किसी भी बेगुनाह इंसान को कत्ल करना इतना आसान नहीं होता। वो मुस्कुराए यूं ही गप कर रहा था। यार, तुम तो महसूस ही कर गए। अच्छा, इस फजूल गुफ्तगू को छोड़ो और आगे का लाए अमल तय करो। मैंने उस बेमकसद बहस से जान छुड़ाई। उसने मुंह बनाकर कहा, कबील खान को ढूंढ कर कैफे किरदार तक पहुंचाना है और लाए अमल क्या होना है। मैंने तंज़िया लहजे में जवाब दिया, कबील खान तो गोया तुम्हारे लिए मैं इंतजार है ना। मेरा ख्याल तो यही है कि सीधा अलाम खेल का रुख करते हैं। वहाँ अगर वो ना भी हुआ तो उसके किसी कमांडर के सामने जाकर कबील खान के लश्कर में शामिल होने की ख्वाहिश को जाहिर करेंगे।
اس طرح اس کے قریب جانے کا موقع مل جائے۔ محترم جناب سردار صاحب، کیا وہ ہماری شناخت نہیں پوچھیں گے؟ تو پوچھ لیں۔ وہ بے پرواہی سے بولا، ہمارے پاس شناختی کارڈ موجود ہیں، دکھا دیں گے، اور جب وہ اپنے کسی آدمی کو ہمارے گھر کا پتہ بتا کر ہمارے بارے معلومات لینے کی کوشش کریں گے تو یہ جان کر انہیں از حد خوشی ہوگی کہ سردار صاحب کا تعلق پاک آرمی سے، اور اسی خوشی میں وہ خان صاحب کو عزت و احترام کے ساتھ لکڑی کے تابوت میں لٹا کر مردان بھیج دیں گے، جس پر خوبصورت لکھائی میں درج ہوگا، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ وہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے بولا، او اس طرف تو میرا دماغ ہی نہیں گیا۔ دماغ ہوتا تو جاتا نا، پٹھانوں کے پاس صرف دل ہوتا ہے، اور تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مس لیزونا اپنے ساتھ جاپان لے گئی ہوئی۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، ویسے اورنگزیب صاحب نے کہا تو ہے کہ وہ جلد ہی ہمارے لیے نقلی شناختی کارڈ اور انہی کے مطابق کوئی سٹوری تیار کر لے گا، جب تیار ہو جائیں گے پھر ایسا سوچ۔ اچھا چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ لیزونا کا اسلامی نام کیا رکھنا چاہیے؟ اس کی ذہنی روح پھر لیزونا کی جانب مڑ گئی۔ ہزاروں لاکھوں نام ہیں، کوئی بھی اچھا سا نام رکھ لینا، مثلا اللہ وسائی، جنت بی بی، فتح بی بی، بیگمہ، بخت سوائی، کرما بھلی وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے اس نے دانت پیسے، لیزونا ہی ٹھیک ہے۔ تو تمہاری پہلی بیوی کا نام کون سا اتنا اعلیٰ ہے؟ بھلا چنارے بھی کوئی نام ہوتا ہے، اور اب بیٹا ہوا تو اس کا نام کیکر خان رکھ لینا، اور بیٹی ہوئی تو ٹالی بیگم۔ وہ جلدی سے بولا، ہم قبیل خان کو ڈھونڈنے کا لائے عمل طے کر رہے تھے۔ میں نے کہا لگاتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلایا، بالکل، اگر سبیل خان میرا مطلب ہے الفا 2 سے رابطہ کر لیں۔ نہیں، میجر صاحب نے بتایا تو تھا کہ وہ صرف رابطے کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اس سے کوئی امید رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ سردار نے ہار مانتے ہوئے کہا، تو پھر تم ہی کچھ پوچھو۔ میرا خیال ہے کہ علام کھیل جاتے ہیں، وہاں کسی غیر متعلق شخص سے قبیل خان کے متعلق معلومات لینے کی کوشش کریں گے، اور اس کے سامنے ہم خود کو قبیل خان کے لشکر میں شامل ہونے کے خواہش مند بتائیں گے، لیکن قبیل خان کے کسی کمانڈر یا خود اس کو ملنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر قبیل خان یا اس کے کسی آدمی سے ٹاکرا ہو گیا تو خود کو مجاہدین کا آدمی بتا دیں گے، اور کہہ دیں گے کہ پہلی بار افغان بارڈر عبور کرنے جا رہے ہیں۔ لگتا ہے میری صحبت کا تم پر اثر پڑتا جا رہا ہے، اور اب تم بھی کچھ بہتر سوچنے لگے ہو۔ تمہاری سوچ تو الفاظ میرے گلے میں گھٹ گئے تھے۔ اس جگہ نالا شمال کی جانب مڑ رہا تھا۔ موڑ کاٹ کر میری نظریں جو ہی سیدھی ہوئیں، مجھے سامنے ایک پتھر کے ساتھ 5 آدمی بیٹھے نظر آئے۔ 3 کے پاس کلاشنکوف موجود تھی، البتہ 2 آدمی خالی ہاتھ تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔